So previous lecture was about punctuation until semicolon and colon I have explained to you, और उसका हमने वहां तक ये कुछ जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस वर्क भी किया। तो अब अगला जो पंक्चुएशन मार्क मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है डैश। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल ये डैश होता है। और इसको आपने किसी भी सेंटेंस में, किसी कंपाउंड सेंटेंस में किसी चीज को जब ज्यादा एम्फसाइज करना है, उसकी अहमियत को उजागर करना है, तो वहां पर कॉमा जो होता है वो बहुत एक वीक मार्क है जो कि इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कॉमा एक पॉज देगा सेंटेंस को, एक सेपरेट करेगा वर्ड्स को, बट वो एम्फेसिस या उसको इम्पोर्टेंस नहीं बता सकता। तो ऐसी सूरत हाल में हम यूज करते हैं डैश। अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रही हूँ। जैसे ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, लिंडा सिम्पसन, द प्रेसिडेंट्स मोस्ट ट्रस्टेड इकोनॉमिक एडवाइजर, will resign her office during today's press conference। अब ये देखिए, ये बड़ी अहमियत वाली दो बातें हैं कि लिंडा सिम्पसन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जो कि मुल्क का जो प्रेसिडेंट है उसकी सबसे ज्यादा काबिल एतमाद इकोनॉमिक एडवाइजर है। और वो क्या करने जा रही है, वो रिजाइन करने जा रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो यहाँ पर सिर्फ कॉमा आप नहीं दोगे, लिंडा सिम्पसन कॉमा अगर आप डालेंगे तो वो एक बहुत वीक एक्सप्रेशन होगा, इसलिए आपने कॉमा की जगह पर ऐड करना है ये डैश। लिंडा सिम्पसन, द प्रेसिडेंट्स मोस्ट ट्रस्टेड इकोनॉमिक एडवाइजर, फिर डैश, will resign her office during today's press conference। तो ये अहमियत बता रहा है इस सेंटेंस में लिंडा सिम्पसन की, और वो जो कुछ भी करने जा रही है उस चीज की भी बहुत अहमियत है, वो रिजाइन कर रही है। और चूंकि वो प्रेसिडेंट की सबसे ट्रस्टेड इकोनॉमिक एडवाइजर है, तो अगर वो रिजाइन करने जा रही है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए दोनों चीजों की अहमियत को उजागर करने के लिए कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा, डैश का वर्ड इस्तेमाल होगा, डैश का सिंबल इस्तेमाल होगा। देन इज, अब हाइफन जो है इसका, ये आप देखिए ये सिंबल होता है इस तरह से, जो उर्दू में आपका अलिफ मदा के ऊपर ये नहीं होता, ये सेम लाइक दैट। ये हॉरिजॉन्टल मार्क है पंक्चुएशन का। कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड वर्ड्स, या फिर नेम्स, कंपाउंड नेम्स हैं, और बिटवीन द सिलेबल्स ऑफ अ वर्ड व्हेन डिवाइडेड एट द एंड ऑफ अ लाइन। ये तीन इसके यूजेस हैं। अब देखिए, जैसा कि आप मदर इन लॉ वर्सेस मदर इन लॉ, ये आप एक देखिए एक कंपाउंड वर्ड है, या दो सिलेबल्स हैं उनके बीच में जो वर्ड हैं उनको डिवाइड करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। सही हो गया? यस सर। अब ये देखिए इनमें हाइफन, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एन डैश भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एम डैश भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन तीनों के दरमियान फर्क क्या है, ये डैशिस का मैं आपको बता रही हूँ। और ये सारी डैशिस हैं, हाइफन भी डैश है, एन डैश है, एम डैश है। इनके अंदर क्या डिफरेंस है? एम डैश जो है ये थोड़ी, ये सब ज्यादा लंबी होती है। ये कोई सोच है, उसके उसमें कोई पॉज देना है, अ पॉज इन थॉट, आफ्टर थॉट, सोच, जहां पर सोच को उजागर किया जा रहा है किसी, तो वहां पर ये वाली डैश यूज की जाती है। फिर एन डैश जो जब रेंजेस शो किए जाते हैं ना नंबर्स के, मसलन इतनी प्राइसेस हैं, मसलन कि आप देखिए कि कोई ऑनलाइन स्टोर है, उससे आप शॉपिंग कर रहे हो, तो वो प्राइस रेंज जो है वो प्रोडक्ट्स की, इतने से इतने रेंज वाली प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है, इतने से इतने रेंज वाली जो है वो इस कैटेगरी में है।
तो वो जो रेंजेस को जाहिर करता है वो है आपका इसमें एन डैश, जो कि थोड़ी छोटी होती है। ये देखें, $100 से $150 तक की प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल एक जगह पर हैं, तो उनके रेंज को दिखाने के लिए ये यूज होती है एन डैश। फिर हाइफन बहुत छोटी डैश होती है, ठीक है, और इनका दरमियान में बस यही फर्क है। वो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन, तो उसके बीच में ये डैश हाइफन ये यूज किया जाता है। एबल माइंडेड, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, इसके बीच में ये हाइफन यूज की गई है। अब ये बहुत लंबी लाइन नहीं होती है, छोटी सी एक होती है। प्री एंड पोस्ट टूरिंग, यानी इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें प्री एंड पोस्ट का वर्ड यूज होता है। पोस्ट विजिट, प्री विजिट, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आप लोग स्टूडेंट्स हैं प्री मेडिकल के, प्री इंजीनियरिंग के, तो उस वर्ड को लिखते हुए प्री के बाद आप ये हाइफन यूज करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। डैश देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि डैश जो होती है वो 3 तरह की होती है, हाइफन, एंड डैश एंड डैश। अब ये डैशेस आपने बहुत सारी जगहों पे देखी होंगी, बहुत सारी रेंज होती है, प्राइस की रेंज होती है। आप कोई भी प्राइस टैग उठा के देख लें, उसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई होती है, मसलन किसी जगह पे आप किसी स्टोर में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे डिफरेंट रैक्स बने हुए होते हैं। उन रैक्स के ऊपर उन्होंने लिखा होता है 100 to 200 रुपीज वाले यहाँ पर हैं कपड़े। 500 से 100 to 200 वाला तो कोई होता ही नहीं आजकल, मसलन 1000 से 2000 वाले इस वाले रैक में हैं कपड़े, या 3000 से 4000 वाले इस रैक में हैं। तो वो प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट्स को अलग अलग किया हुआ होता है। तो रेंज जो होती है ना किसी चीज की, उसको मसलन 100 रुपीज से 150 रुपीज है, तो वो ये एन डैश इस्तेमाल होती है, थोड़ी बड़ी होती है, पतली होती है लाइन, समझ में आया अच्छे से। हाँ, उसको एन डैश कहते हैं। एन एच एम डैश, एम डैश देखिए, कोई भी थॉट है, कोई मैं आगे जाके आपको इसकी कोई एग्जांपल बताती हूँ जिसमें इसको यूज किया गया है, ठीक है। थॉट्स का जो पॉजेस शो करने होते हैं ना नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में, तो उसमें ये यूज होती है। और हाइफन तो कोई भी कंपाउंड वर्ड है, जैसे कोऑर्डिनेशन, एबल माइंडेड, प्री एंड पोस्ट टूरिंग वगैरह। उसके बाद ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स आपको पता है बारहा आप देखते हो, बहुत सारे आप राइटिंग्स देखते हो, उसमें ये ब्रैकेट्स यूज हुए हुए होते हैं। मसलन आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें जो नंबर दिए हुए होते हैं हर क्वेश्चन के, वो ब्रैकेट्स में दिए हुए होते हैं या पैरेंथेसिस में दिए हुए होते हैं। तो so they are used to set of material that is not very closely related to the rest of the sentence. अब आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस तो क्वेश्चन है, मसलन इम्तिहान में आपका क्वेश्चन है डिफाइन सेल डिवीजन, उसके आगे फुल स्टॉप है, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 2 मार्क्स 2, तो वो अब उससे रिलेट तो नहीं कर रहा है सेंटेंस से, वो तो एक अलग चीज है कि इसलिए इतने नंबर का सवाल है, तो ये ब्रैकेट्स उस वक्त यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो आप कोई रिसर्च फाइंडिंग्स कोई रेफर करते हो, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, उसमें आपने किसी का रेफरेंस देना है कि मैंने ये वहां से ये चीज ली है, तो वो आपका ब्रैकेट्स में आएगा। और जो पैरेंथेसिस होते हैं वो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, और ब्रैकेट्स इनको हम कहते हैं, ब्रैकेट्स ये होते हैं। ये देखें, आपको एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसके अंदर ये ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन के आगे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, तो या और जो आपकी पैरेंथेसिस होती हैं वो इस तरह से छोटी ब्रैकेट्स होती हैं। या आमतौर पर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसके अंदर कोई रेफरेंसेस हैं, किसी ऑथर का रेफरेंस है, किसी पब्लिकेशन का रेफरेंस है, तो वो लिख के ये ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया जाता है। फिर है दी स्लैश एंड और ओब्लिक। ये स्लैशेस भी आप बहुत सारे देखते हो, ओब्लिक्स इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस में होती हैं। तो ये किस तरह से कहाँ पे यूज होती हैं? दे आर मोस्ट ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एंड एज अ डेट सेपरेटर इन राइटिंग।
कोई भी डेट आप डालते हो, मंथ पहले आप लिखते हो, मिसाल के तौर पर आज है 29 दिसंबर, तो ये आप बीच में ओब्लिक डालते हैं, फिर 12 लिखते हैं, फिर आप 2020 लिखते हैं। और पोइट्री के अंदर ये यूज होती हैं, ठीक है। यस। इसके अलावा फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो उसके अंदर भी आप वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में बैक स्लैश, ये वाली एक तो ये ओब्लिक होती है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह, ये जो आपको नजर आ रही है ऐसे लाइन, बैक स्लैश प्रोग्रामिंग कोडिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में ये यूज होती है, तो ये भी सिंबल है। अब ये देखें पावर ऑफ पंक्चुएशन। आप अगर ये देखिए, ये जगह जगह आप लगा दें तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनता, या आप हर जगह पे कैपिटल वर्ड यूज कर लें तो कितना एम्बिगुअस लगता है। इट इज वेरी वियर्ड दैट व्हेन यू रीड दिस योर वॉइस पॉजेस बिटवीन वर्ड्स। अब ये ज़ाहिर है फुल स्टॉप तो पॉज को जाहिर करता है। अब अगर आप इस तरह से तो इसको पढ़ सकते नहीं, यहाँ जगह जगह पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इट इज वेरी वियर्ड, तो मैं अगर इस तरह पढ़ूंगी तो कितना ये वियर्ड है, क्योंकि ये तो सेंटेंस के बिल्कुल एंड पे लगता है। सो ये पावर ऑफ पंक्चुएशन है कि व्हेन यू यूज दीज पंक्चुएशंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द राइटिंग, the written sentences, they make more sense when you use the punctuation. तो ये आपको मैंने करवाया, ये इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस किया आपने, अब तो आप कर लेंगी ना। अब ये देखिए, जैसे ट्यूसडे जुलाई 25 1997 इज माय बर्थडे, जुलाई 25, या तो आप यहाँ पर कोमा डालेंगी 1997 से पहले, ठीक है। और अगर ये कोई इस तरह से होता अब 1950s, तो यहाँ पे पोस्टफी लगेगा। इस तरह से ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये मुझे आपने दिखाना है, ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में। हाँ, कॉमा आएगा, स्लैश नहीं आएगा। 25 जुलाई 25 जब इस तरह से लिखते हैं ना डेट, पहले मंथ आ जाता है पूरा फुल, फिर उसके बाद डेट लिखते हैं ना, फिर कॉमा लगाते हैं। वैसे अगर ये इस तरह से होता 25 और जुलाई को अगर 7 से लिखा होता, 7वां महीना, तो फिर यहाँ पर ये आना था, ठीक है, डैश आनी थी। लेकिन अगर चूंकि ये जुलाई पूरा लफ्ज लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, तो उसके आगे फिर आप कॉमा डालेंगे। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पंक्चुएशन का हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो खत्म हो चुका है। मैं ठीक हो गया? यस सर। हाँ, ये आप मुझे करके दिखा दीजिएगा। चलें, सी यू टुमारो।